जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार और वर्ण विचार का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं वर्ण विचार के, यानी जिसे हम वर्णमाला कहते हैं उसके 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। और ये पार्ट आपको समझने से पहले इनके 4 पार्ट आपको देखने होंगे। यानी हिंदी का कोई भी हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका पहला पार्ट पढ़ना चाहिए, फिर दूसरा, तीसरा, यानी क्रम वाइज हमको पढ़ना चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा वो टॉपिक। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 में हमने पिछले क्लास में चर्चा छोड़ी थी कि व्यंजनों की बनावट, व्यंजन कंप्लीट किए थे। व्यंजन के 3 भेद मुख्य थे, 3 भेद हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद व्यंजनों के अन्य भेद भी पढ़ेंगे, फिर व्यंजनों का वर्गीकरण भी हम करेंगे, यानी वर्णों का वर्गीकरण भी करेंगे। अन्य भेद में जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं, फिर वर्गीकरण में जैसे अलप प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, दंतीय व्यंजन भी होते हैं, ओष्ठीय व्यंजन जैसे कंठीय व्यंजन, वो सब हम आगे की बातें हैं, आगे चर्चा में लेंगे। आज हम देखेंगे जैसे ही व्यंजन हमने कंप्लीट किया है तो व्यंजनों की बनावट हमें पता होनी चाहिए कि व्यंजनों को किस प्रकार से आधा लिखना चाहिए, किस प्रकार से इनको शुद्ध लिखना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जैसे अपन एक नाम लिखते हैं, जैसे चिन्ह। चिन्ह को ऐसे भी लिख देते हैं या फिर चिन्ह को ऐसे भी लिख देते हैं, और कई तो ऐसे ही लिख देते हैं, जो तो अशुद्ध होता है वो अशुद्ध होता है। वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। चिन्ह इस प्रकार से और इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादा शुद्ध कौन सा है और हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए और प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। यहाँ पे दोनों शुद्ध माने गए हैं। प्राथमिकता किसे देनी चाहिए और कौन सा शब्द हमें लिखना चाहिए किस प्रकार से। जैसे मैं लिखूं शुद्ध, जैसे मुझे शुद्ध लिखना है तो शुद्ध इस प्रकार से भी लिख देते हैं और शुद्ध इस प्रकार से भी लिख देते हैं। इस प्रकार से ज़्यादा शुद्ध कौन सा है उस पर हम चर्चा करेंगे आज। व्यंजनों की बनावट में हमें पता चल जाएगा और इस प्रकार की हम गलतियां कभी नहीं करेंगे। जैसे एक नाम मैं लिखता हूं, जैसे उद्देश्य, हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं, हम लिख देते हैं इस प्रकार से भी उद्देश्य। हम लिख देते हैं विद्यालय, इस प्रकार से भी विद्यालय, और हम इस प्रकार से भी विद्यालय लिख देते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्यालय, लेकिन होता विद्यालय है। उच्चारण विद्यालय होता है, और ये उच्चारण क्यों होता है आगे की बातें हैं ये सब। तो इस प्रकार की गलतियां हम कभी नहीं करेंगे। यानी व्यंजनों की बनावट हमें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से इनको आधा करना है, किस प्रकार से इनको लिखना चाहिए। ये सब हमें आज पता चल जाएगा आज की क्लास में। फिर इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं, हेडिंग डालें व्यंजनों की बनावट। हेडिंग डालें व्यंजनों की बनावट। व्यंजन आपको पता होगा, व्यंजन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिया है। व्यंजनों की बनावट बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यंजनों की बनावट। व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन पहले मैं लिख लेता हूँ। पहले आपको बता दूँ, व्यंजन वैसे हमने पढ़ लिए हैं, कैसे लेके है तक हमारे व्यंजन हैं, और कौन कौन से हैं, किस प्रकार की इनकी बनावट रहती है। एक बार मैं उनको लिख लेता हूँ, फिर हम चर्चा करते हैं। आप भी लिख लीजिएगा, क, ख, ग, घ, ज्ञ। ये जो मैंने बिंदु लगाया है, ध्यान देना, ये ड है, ड के यहाँ पे लगाया है ज्ञ, अब ज्ञ बन गया है। और यहाँ पे अड़ होता है, ढ यहाँ पे नहीं लगाया है, ये ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ज्ञ लगाया है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, आगे हमारी बातें आएंगी। ज्ञ, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। मैं आपको बता दूं, मैंने ड और ढ इस प्रकार से लिखे हैं, और आपने ऐसा भी देखा होगा ड और ढ। इनको मैं यहाँ पे नहीं शामिल कर रहा हूँ। ये उत्क्षिप्त होते हैं, ताड़नजात होते हैं, गृहीत होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इनको यहाँ पे शामिल मैं कर रहा हूँ ड और ढ को। त, थ, द, ध, न, प, फ, प, भ और म। एक और बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ध लिखा है मैंने, तो ध मैंने इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से यूं लिखा है। अपन ऐसा लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है ध।
एक यहाँ पे भय मैंने लिखा है, देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लिखा है मैंने, भय को भी ऐसा नहीं लिखना है हमें, भय, तो ये भी ध्यान रखना। य र ल व क्ष, सॉरी, स श से ह क्ष त्र य। यहाँ पे देखें क्षत्र य, इसको भी मैंने शामिल किया है। एक बार व्यंजनों की बनावट देख रहे हैं, ये हालांकि ये अन्य व्यंजन आते हैं, अन्य व्यंजन जब हम पढ़ेंगे तब इनको चर्चा में लेंगे, लेकिन व्यंजनों की बनावट देख रहे हैं तो इनको भी हम यहाँ पे एक बार शामिल कर लेते हैं। तो व्यंजनों के भेद में, मुख्य भेद में इनको शामिल नहीं किया जाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। तो एक बार इनको मैंने शामिल किया है, कै से लेके य तक, ठीक है। अगर इनको आधा करना पड़े, किस प्रकार से लिखना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं, झ आपने ऐसा भी देखा होगा, झ अमानक है, इसे भी नहीं मानना है, ये शुद्ध है, ठीक है। तो ये हमारे व्यंजनों की बनावट हुई। अब व्यंजनों की बनावट में हमें क्या देखना है कि पाई वाले व्यंजन, एक नंबर नियम में आप लिख सकते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब खड़ी पाई वाले व्यंजन कैसे? खड़ी पाई का मतलब होता है ये सिरो रेखा है और ये हमारी पाई है। एक मैं बात बताऊं, ये जो हमारा शब्द होता है, शब्द के ऊपर जो रेखा खींची जाती है इसे सिरो रेखा कहते हैं। तो ये सिरो रेखा के ये नीचे ये जो लगी हुई होती है इसे कहते हैं पाई। और किसी भी व्यंजन में आपको ये पाई मिल जाती है वो होता है पाई वाला व्यंजन। अधिकांश व्यंजनों में आपको ये पाई आपको नजर आएगी। जैसे पाई वाले व्यंजनों पे मैं निशान बना देता हूँ। पाई वाले व्यंजन हमारे कौन से हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजन, एक तो ख है, एक हमारा ग है, एक हमारा घ है, च, ज, झ, य, ण, त। इन सब में मैं जो भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो जिस पे भी निशान बना रहा हूँ, इन सब पे पाई नज़र आ रही है। यानी इन सब व्यंजनों में हमें पाई नज़र आ रही है। यहाँ पे फे पे थोड़ा ध्यान देना, फे और कै का, फे और कै में हमें पाई तो नज़र आ रही है, लेकिन इनको मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। फे और कै को, फे और कै को इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, एक बार इनको छोड़ना है। और बाकी जो भी आपको पाई नज़र आ रही है, ल और वह क्यों छोड़ा है वो मैं आगे चर्चा करता हूँ। श, फ, से, क्ष, त्र और ज्ञ, ये इसे ज्ञ कह देते हैं। हालांकि ज उच्चारण होता है, ज्ञान करना चाहिए। तो वैसे चलता है, हम ज्ञ कर रहे हैं, तो क्यों करते हैं वो भी हम बात करेंगे कि इसका उच्चारण ज्ञ क्यों करते हैं, इनकी हम जब बनावट देखेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे सब के सब पाई वाले व्यंजन। मैंने जिन पे भी ये निशान बनाया है सब क्या हो गए? पाई वाले व्यंजन। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन इन्हें कहते हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन। अगर इनको आधा करने की जरूरत पड़ती है तो आधा करते वक्त पाई हटाएंगे। आधा करते वक्त क्या करेंगे? ये जो पाई होती है पाई हटाएंगे। आधा करने की जब भी जरूरत पड़ेगी हमें, आधा अगर लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ पाई हटाएंगे। कैसे? जैसे ये ख है, अगर इसे आधा करने की जरूरत पड़ती है तो हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पाई हटाएंगे। जैसे ये व है, अगर इसे आधा करने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ पाई हटाएंगे। अगर ये त है, इसे अगर आधा करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये पाई वाला है, और पाई वाले का नियम है कि आधा करते वक्त सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं? पाई हटाएंगे। जैसे कोई भी पाई वाला कोई भी ले लो, जैसे ल है, ल वाले को अगर आधा करने की जरूरत, यानी ल को आधा करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये पाई हटाएंगे और आधा हो जाएगा। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? पाई हटाएंगे और आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है व्यंजन, यहाँ पे देखो एक नाम लिखा हुआ है व्यंजन। व्यंजन में वह आधा है तो वह पूरा ऐसे लिखा जाता है। वह अगर आधा लिखने की जरूरत है तो पाई हटाएंगे और हम नाम लिख देते हैं व्यंजन। जैसे हमने एक नाम लिखा था स्वर, तो स्वर में स आधा है, जैसे ये स आधा है,
स को आधा करने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ पाई हटाएंगे और नाम बन जाता है स्वर। बहुत सारे शब्द है, तो इस प्रकार से जिनमें भी ये पाई आपको नजर आती है और उनको अगर आधा करने की जरूरत हमें पड़ती है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसकी जो पाई लगी हुई है, ये वाली पाई है, वो ही हटाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब 2 नंबर बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गोल घुमावदार वाले व्यंजन। गोल घुमावदार व्यंजन। सर ये गोल घुमावदार व्यंजन कौन से हैं, तो मैं अभी बताता हूं। गोल घुमावदार व्यंजन का मतलब होता है जिनमें पाई नहीं होती, जिनमें पाई नहीं होती और नीचे से वो गोल बने हुए थे। कैसे? जैसे ये ट है, ट में यहाँ देखो, यहाँ पे गोलाई है, ये गोल घुमावदार वाले व्यंजन है, इनमें किसी भी प्रकार की पाई नहीं है। जैसे ये ठ है, ठ भी देखो गोल घुमावदार वाला व्यंजन है, इसे हम गोल घुमावदार वाला व्यंजन कहेंगे। जैसे ये ड है, ड भी ये देखो गोल घुमावदार वाला व्यंजन है, और ये ज्ञ, ये भी गोल घुमावदार वाला व्यंजन है। और जो भी गोल घुमावदार वाले व्यंजन है उन पे मैं गोला कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये गोल घुमावदार वाले व्यंजन है। एक ये रहा ज्ञ, ये मिल गया एक और एक ये रहा छ, ठ, ड, ढ, और कौन सा द, और एक बच गया है। ये देखो जिन पे भी मैंने गोला किया है ये गोल घुमावदार वाले व्यंजन हैं। तो इनका नियम क्या है, गोल घुमावदार वाले व्यंजन, तो लिखें आधा करते वक्त, आधा करते वक्त हलंत, हलंत समझते हैं ना आप, हल जिसे कहते हैं, हलंत यानी हल चिन्ह। हल चिन्ह कौन सा, ये वाला हल चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये त है, ये हलंत चिन्ह, स्वर निकलते ही ये हल चिन्ह लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इनको अगर आधा करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हल चिन्ह लगाते हैं, इनको ऐसा यूं यूं आधा करेंगे। तो आधा करते वक्त हलंत लगाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, लगाएंगे। ये हमारी दूसरी बात कंप्लीट होती है कि गोल घुमावदार वाले व्यंजन ज्ञ, जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ और द और है, इनको अगर आधा करने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, हल चिन्ह ही लगाएंगे, यानी हलंत लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा था उद्देश्य, यहाँ पे ये गोल घुमावदार वाला है और इसे उद्देश्य इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे और भी नाम है, जैसे हड्डी, और ये गोल घुमावदार वाला है और इसे आधा करने के लिए हम हलंत लगाएंगे, हड्डी। ठीक है, और ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अब इनको आपने, उद्देश्य नाम है, आपने ऐसा भी देखा होगा उद्देश्य, और हड्डी को ऐसे भी देखा होगा हड्डी। ऐसा क्यों देखा है, जैसे एक नाम होता है उड्डयन, उड्डयन, और आपने नाम इस प्रकार भी देखा होगा उड्डयन। तो आपको पता चल गया होगा जहाँ पे गोल घुमावदार वाले पे हलंत लगाया हुआ है उसे प्राथमिकता देनी है, उसे ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों लिखते हैं वो हम आगे अभी चर्चा में लेते हैं। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि गोल घुमावदार वाले व्यंजन पे अगर हलंत लगा हुआ है आधा करने के लिए, वो ही ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा और उसको वैसे ही लिखना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे उद्देश्य है, हड्डी है, उड्डयन है, तो उनको ऐसा लिखना चाहिए। समझ में आई बात। अब कौन से बच गए, अब इसमें हमने देख लिया, और अब हमारे जो बच गए ये दो, क और फ, क और फ, इन्हें कहते हैं पूंछ वाले व्यंजन। पूंछ वाले व्यंजन क्यों कहते हैं सर, अभी देखते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि इन्हें पूंछ वाले व्यंजन क्यों कहते हैं। तीसरी बात, व्यंजनों की बनावट में हमारी तीसरी बात रहेगी पूंछ वाले व्यंजन। पूंछ वाले व्यंजन, पूंछ वाले व्यंजन, पूंछ वाले व्यंजन, पूंछ वाले व्यंजन हमारे दो ही है। कौन से हैं, क और फ। एक तो ये रहा क, जिसको मैंने पहले आपको चिन्ह लगवा दिया था कि इनको अलग से हम पढ़ेंगे, क और फ। इनकी पूंछ कैसे सर, इसमें तो हमें पाई नज़र आ रही है, आपको पाई नज़र आ रही होगी। जैसे ये क है,
जैसे ये फ है, इसमें ये पाई नज़र आ रही है, लेकिन इन्हें पूंछ वाला मानना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं, पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे पाई से इधर ही खत्म हो रहे हैं। ध्यान रखना है कि पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं, ये पाई है और पाई से इधर खत्म हो गए, यानी पाई से इस तरफ नहीं आ रहे हैं। पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं वो पाई से इस तरफ नहीं जा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, ये पाई का उल्लंघन करते हैं और बाहर इनकी पूंछ आ जाती है। जैसे पंख आ जाते हैं ना, तो इनके पंख नहीं आ रहे, इनकी पूंछ आ रही है, तो पाई से पूंछ जो है बाहर निकल रही है, तो इन्हें कहते हैं पूंछ वाले व्यंजन। आप कोई भी पाई वाला व्यंजन उठा के देखिए तो वो पाई से पहले पहले खत्म हो रहा है, पाई से इस तरफ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो क और फ है वो पाई से भी बाहर आ रहे हैं, पाई को लांग देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं कि पूंछ वाले व्यंजन, कि इनके पंख आ गए, ये क्या बन गए, पूंछ वाले व्यंजन। तो पूंछ वाले व्यंजन आधा करते वक्त, पूंछ वाले व्यंजन इसमें लिखें आधा करते वक्त, आधा करते वक्त पूंछ आधी करेंगे। क्या करेंगे? पूंछ आधी करेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई सर? अभी समझाते हैं कि आधा करते वक्त पूंछ आधी करेंगे। पूंछ वाले व्यंजन हमारे दो ही है, ये क है, एक फ है। अगर इनको आधा करने की जरूरत पड़ती है ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पूंछ को आधा करेंगे। जैसे आपने नाम देखा होगा शक्ति, शक्ति आधा क और ती। क को आधा करने की जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, पूंछ को आधे आधी करेंगे, न कि पूंछ को हटाएंगे। पूंछ को पूरी नहीं हटाएंगे, पूंछ को अगर पूरी हटा देंगे, क में से अगर पूंछ को पूरी हटा देंगे तो ये व बन जाएगा। तो पूंछ को क्या करना है, आधा करना है, शक्ति। तो आपने नाम ऐसा देखा होगा शक्ति, शक्ति, शक्ति। तो ये जो होता है ये अशुद्ध होता है, क्योंकि हमें पता है, यानी इसमें अगर क आधा है तो क को हम क्या करेंगे, सिर्फ पूंछ को आधा करेंगे और इस प्रकार से ठीक लिख देंगे। समझ में आई बात? जैसे आपने एक नाम देखा होगा संयुक्त, इसमें क आधा और संयुक्त ऐसा लिख देते हैं, बिल्कुल शुद्ध है। पूंछ को आधा करेंगे, क आधा है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन आपने ऐसा देखा होगा संयुक्त, सॉरी संयुक्त, इस प्रकार से, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम अशुद्ध कहेंगे। नहीं, ये तो गलत है। और हमने व्यंजनों की बनावट में हमने पढ़ा है, व्यंजनों की बनावट में हमने पढ़ा है कि जब क या फ को अगर आधा करना है तो ये पूंछ वाले व्यंजन होते हैं, और इनको आधा करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इनकी पूंछ ही आधा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे नाम है, जैसे व्यक्ति नाम होता है तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ होता है, तो हम नहीं मानेंगे, इसको सिर्फ इस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा। ये हमारी तीसरी बनावट हमें पता चल गई कि पूंछ वाले व्यंजन। लगभग हमारे सभी व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक अपवाद रह गया है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ सर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम आपको अभी कह नहीं सकते, आपसे हमारी बात हो नहीं सकती तो हम बता नहीं पाए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, मेरी नज़रों में है, वो आपको नज़र आ रहा है, वो मुझे भी नज़र आ रहा है। वो हमारा कौन सा है, र वाला, ये र वाला व्यंजन, यानी र व्यंजन। ये देखो, ना ही तो पाई वाले में आता है, ना ही तो इसकी पाई है, न ही गोल घुमावदार वाला व्यंजन है, गोल घुमाव भी नहीं है इसमें, न ही इसकी पूंछ है। तो इसे क्या मान लेते हैं, ये एक अपवाद स्वरूप है, ये एक अपवाद स्वरूप है और इसके अलग ही नियम चलते हैं। इस रे के नियम अलग ही नियम चलते हैं दोस्तों। अगर आपको रे के नियम कंप्लीट समझ में आ जाते हैं कि रे को किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, तो समझिए आपने बहुत कुछ शब्द जो है शुद्ध करना सीख लिए हैं। यानी किसी भी प्रकार के जो शब्द है वो शुद्ध कर सकते हैं आप, ठीक है। तो रे के नियम, आप आगे हेडिंग डालें रे के नियम, कि रे के नियम कौन कौन से हैं। व्यंजनों की बनावट में हम देखेंगे रे के नियम। या फिर रे के रूप लिख सकते हैं, रे के रूप। क्या देखना है, रे के रूप। बाकी सब हमने पढ़ लिए हैं, बाकी हमारे सारे व्यंजन पढ़ लिए हैं। ध्यान रखना, इनको ही आधा किया जा सकता है, व्यंजनों को आधा किया जा सकता है, स्वरों को आधा नहीं कर सकते। कभी स्वर आपने ऐसा देखा है क्या? तभी तो हम व्यंजनों की बनावट देख रहे हैं।
स्वर को ऐसा देखा है क्या कि स्वर को आधा यूं लिखना है, हलंत लगाना है? स्वर के कभी हलंत नहीं लगता, स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर स्वतंत्र होता है, इसमें ऐसा हम आधा नहीं कर सकते। कभी देखा है क्या कि ये ए है और ये ज है, इस प्रकार से मिला हुआ है? नहीं, स्वर कभी आधा नहीं हो सकता। इसलिए तो हम व्यंजनों की बनावट देख रहे हैं, स्वर तो जैसा है वैसा लिखा जाएगा और सीधा मिल सकता है व्यंजन में, ठीक है। तो व्यंजनों की बनावट देख रहे हैं। अब रे रह गया था, तो रे के रूप हमें पता होने चाहिए कि रे के कौन कौन से रूप होते हैं। रे के रूप कौन से होते हैं दोस्तों? एक मैं नाम लिख रहा हूं, रमेश। मैंने एक नाम लिखा है रमेश, रे नजर आ रहा है सर, हमें रे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर हमें आ रहा है, कोई दो राय नहीं है। मैं एक नाम लिख रहा हूं यहां पे, जैसे करम, ये लो, रे नजर आ रहा है, हाँ सर रे नजर आ रहा है, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक रे का रूप है। और एक नाम आपने देखा होगा, जैसे क्रिया। अपन उच्चारण क्या करते हैं? क्रिया होता है, क्रिया। वो क्यों होता है अभी चर्चा में लेते हैं, क्रिया। और एक जैसे ट्रक, ये भी नाम आपने देखा होगा। रमेश, इसमें भी रे है, इसमें भी रे है, इसमें भी रे है और इसमें भी रे है। और एक आपने नाम देखा होगा, जैसे रे नजर आ रहा है ना, आप कहेंगे सर हमें रे नजर आ रहा है। कुछ को रे नजर आ रहा है, जिन्होंने पहले क्लासें नहीं देखी हैं उनको तो इसमें रे नजर आ रहा है। जिन स्टूडेंट ने पहले वाली क्लासें 4 क्लासें देख ली हैं उनको इसमें रे नजर नहीं आ रहा है, ये ध्यान दें। वो कैसे सर, हमें तो ये लिखा हुआ है ना, ये रे है ना, ये रे, ये र नहीं है, ये रे नहीं है। तो क्या है, ये री की मात्रा होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 11 स्वर है, 11 में ए एक उदासीन स्वर है और उसमें 10 स्वरों की मात्रा लगती है। व्यंजनों में 10 स्वरों की मात्रा लगती है ए को छोड़ के। तो हमने देखा था री की मात्रा कौन सी होती है? री की मात्रा ये होती है, ये वाली। जहाँ पे भी आपको ये घुमावदार वाला मिल जाए किसी भी व्यंजन में लगा हुआ, वो री होता है, री स्वर होता है। यानी मैं कहूँ कै में से कोई स्वर आपको बाहर निकालना है तो आप ठीक इस प्रकार से कै में से स्वर बाहर निकाल सकते हैं। मैं कहूँ इसमें से आपको स्वर बाहर निकालना है, इसमें से आपको स्वर बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? क में से री स्वर बाहर निकालेंगे, यूं, क्री, क्री। इसका उच्चारण क्या? क्री। तो ये होता है संस्कृत, हम नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे संस्कृत। संस्कृत अपन कह देते हैं, संस्कृत तो चलता है हालांकि, लेकिन अपन को कहना चाहिए संस्कृत। जैसे अपन कह देते हैं, ये देखो कृष्ण, नहीं कृष्ण, कृष्ण, कै में री मिला हुआ है तो यहाँ पे कोई र नहीं है। यहाँ पे ये गोल घुमावदार वाला हमें जहाँ पे मिलता है ये री की मात्रा होती है, ये बात आप ध्यान रखना। ये स्वर होता है, ये स्वर होता है, र नहीं होता है। तो ये बात आपने जानी होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं रे के रूप। दोस्तों ये जो रे होता है, ये हमें जो रे की तरह दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट नजर आ रहा है, इसे हम कहेंगे सामान्य रे। इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य रे, सामान्य रे। ये तो सामान्य रे है, ये वाला जो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। तो सर ये कौन सा है? तो इसका नियम लिखें, नियम इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। रे के रूप में नियम नंबर 1, नियम 1, नियम नंबर 1 में लिखें आप, नियम नंबर 1 में लिख सकते हैं कि यदि रे स्वर रहित हो, यदि रे स्वर रहित हो तो अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पे लगेगा रेफ के रूप में। ये बात पहले लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि नियम नंबर 1 क्या कहता है। रे के रूप में नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि रे स्वर रहित, स्वर रहित जिसे हम आधा कहते हैं, हालांकि स्वर रहित कहना चाहिए हमें कि उसमें स्वर नहीं होता, हमें आधा कह देते हैं। यदि रे स्वर रहित यानी आधा होता है, आधा होता है तो वह अपने से आगे वाले, अपने से आगे वाले यानी अपने से आगे वाले स्वर व्यंजन के
व्यंजन के सिर पर लिख सकते हैं, सिर पर रेफ के रूप में। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है रेफ। ये जो आधा होता है ना, ये सिर वाला, ये जो सिर पे लगता है, इसे रेफ रे कहते हैं। रेफ रे आधा होता है, सिर पर रेफ के रूप में लगता है। पहले इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। रूप में लगता है, वो कैसे सर, समझाएं हमें। रे का नियम है, बाकी सब आधे होते हैं तो हमने बता दिया, डंडी वाला है तो पाई वाला है तो पाई हटाएंगे, अगर गोल घुमावदार वाला है तो हलंत लगाएंगे, पूंछ वाला है तो पूंछ को आधी करेंगे। लेकिन रे अगर आधा हो गया, रे का उच्चारण, रे में कोई स्वर नहीं है, रे आधा है, तो अपने से आगे वाले के ऊपर जाके रेफ के रूप में लग जाएगा। रेफ यानी इसे रेफ कहते हैं, इसे रेफ यानी जो स्वर रहित रे होता है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं होता, आधा जिसे हम रे कहते हैं, वो उसे हम उसे क्या कहना चाहिए, रेफ रे। स्वर रे आधा है तो अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर जाके लग जाएगा, ये इसका नियम है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मैं एक नाम, जैसे हमने एक नाम देखा था कर्म, रे को थोड़ा सा कर्म, रे आधा है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें उच्चारण में कोई फर्क नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं, इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में कोई फर्क नहीं होगा। कर्म ठीक इस प्रकार कर्म इस प्रकार ही उच्चारण होगा। तो रे का नियम है, अगर रे आधा है तो अपने से आगे वाले के सिर पे जाके चढ़ जाएगा, लेकिन रे का अपना खुद का नियम है, लो भाई इस पे जाके बैठेगा। जैसे एक नाम लिख रहा हूं मैं, आर्य में ऐसा लिखूं तो भी एक बात है, आर्य में ऐसा लिखूं तो भी एक ही बात है, आर्य। लेकिन ऐसा लिख तो सकता हूं, लेकिन रे का नियम कहता है मैं ऐसा लिख सकता हूं, उच्चारण में कोई भी फर्क नहीं है, आर्य उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। लेकिन रे का नियम कहता है, हम व्यंजन पढ़ रहे हैं तो नियम हमें पता होना चाहिए कि रे का नियम कहता है अगर मैं आधा हूं तो अपने से आगे वाले के सिर पे जाके बैठूंगा भाई, ये बात ध्यान रखना है। मेरे बारे में रे कहता है, मेरे बारे में एक बात याद रखनी है, यदि रे स्वर रहित आधा होता है तो वह अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर रेफ के रूप में जाके बैठ जाएगा। तो ये यहाँ से उठ के और यहाँ पे आ जाएगा आर्य। तो हमें पता चल गया सर, हमें इस बात का पता चल गया, जो ऊपर यूं रेफ के रूप में लगा हुआ होता है ना, वो हमेशा आधा होता है। वो क्या होता है, हमेशा आधा होता है, और उसका उच्चारण भी जिस पे लगा हुआ होता है उससे ठीक पहले होता है। ये हमें भली भांति पता चल गया होगा कि जहाँ पे भी रेफ रे लगा हुआ है, यानी रेफ रे जहाँ पे भी लगा हुआ है, उच्चारण तो उससे ठीक पहले होगा, यहाँ पे होगा उच्चारण इसका, ठीक है। जैसे मैं नाम लिखूं सूर्य, तो उच्चारण तो इसका ठीक इससे पहले होगा, लेकिन हमेशा आधा होता है। यहाँ पे ये क्यों आया, यहाँ पे ये इसलिए आया क्योंकि ये पहले आधा था, इससे पहले सूर्य, इसीलिए तो यहाँ पे चढ़ के आया है ये। तो यहाँ पे ये आधा था तभी तो यहाँ पे चढ़ा है सूर्य। तो इसका मतलब हमें इतना पता चल गया है कि ये रेफ रे जहाँ पे भी लगा हुआ होता है उसका उच्चारण उस लगे हुए व्यंजन से ठीक पहले होता है, ये हमें पता चल गया है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से हम कितने शब्दों में अशुद्धि करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। नियम नंबर प्रथम, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियम, पहला नियम है रे का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम कितनी अशुद्धियां करते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूं, टाइम क्या हुआ है। टाइम तो वैसे होने वाला है। देखिए, हम एक शब्द लिखते हैं और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है शब्द शुद्धि में, आशीर्वाद। लिख देते हैं ऐसा, क्या ये शुद्ध है? हम क्या पढ़ रहे हैं? आशीर्वाद। अगर आशीर्वाद हमें लिखना हो तो क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या हम इसे शुद्ध मानेंगे? आप कहेंगे सर इसे हम शुद्ध कैसे मान सकते हैं? इसे हम शुद्ध कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने रे का नियम पढ़ा है, और हमने रे का नियम पढ़ा है कि रे अगर जिस पे लगा हुआ है रेफ के रूप में, ठीक उससे पहले उसका उच्चारण होगा,
ठीक उससे पहले उसका तो उच्चारण होगा, लेकिन अगर रे आधा है तो अपने से आगे वाले के ऊपर जाके बैठा है, तो इसका मतलब रे का उच्चारण यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि रे का उच्चारण यहाँ पे हो गया, ये नाम आशीर्वाद हो गया। लेकिन हमें तो आशीर्वाद लिखना है, आशीर्वाद, तो ये तो आशीर्वाद हो गया, नहीं ये तो बात बनी नहीं, ये तो आशीर्वाद हो गया। हमें नाम लिखना है आशीर्वाद, आशीर्वाद, हमें तो ये नाम लिखना है। तो सर इस प्रकार से हम इसका उच्चारण कर सकते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद, रे थोड़ा सा आधा है तो रे का नियम है कि रे जहाँ पे भी आधा होता है वो अपने से आगे वाले के ऊपर जाके बैठेगा, तो रे यहाँ पे न बैठते हुए इस पे आएगा और नाम बन जाएगा आशीर्वाद। इस प्रकार से शुद्ध होता है आशीर्वाद, यहाँ पे हम ये शुद्ध कहेंगे। समझ में आई बात। एक नाम और लिख लेता हूँ, जैसे एक नाम होता है गवर्नर, अपन ऐसा लिख देते हैं गवर्नर। हाँ, दिखने में तो हमें शुद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन शुद्ध है नहीं। क्यों नहीं है? हमने अभी अभी नियम पढ़ लिया है और हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है, इसका उच्चारण यहाँ पे होगा। तो ये तो गवर्नर हो गया, गवर्नर नहीं होता मेरे दोस्तों, गवर्नर नहीं होता, गवर्नर होता है। तो गवर्नर, 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 इस प्रकार से उच्चारण है इसका। रे आधा है तो इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे उच्चारण होगा गवर्नर। हम यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं गवर्नर, तो ये जो है ये शुद्ध मानेंगे, इसे हम गलत मानेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो है हम गलत लिख देते हैं, जैसे पुनर्जन्म, अंतर्गत, जैसे अंतर्गत, अंतर्गत ये लिख देते हैं अंतर्गत, अपन कह देते हैं शुद्ध है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये तो अशुद्ध हो गया, ये तो अरंतगत हो गया ना। अंतर्गत, तय के बाद में रे को बोल रहे हैं ना, अंतर्गत, तो हम इसका ऐसे उच्चारण कर रहे हैं अंतर्गत, अंतर्गत, तो ग के ऊपर रे होना चाहिए ना, तो नाम होना चाहिए अंतर्गत, अंतर्गत, ये ठीक है। तो ये वाला अशुद्ध, ये वाला शुद्ध, इस प्रकार से ये रे के रूप है। रे यानी ऊपर जो लगा हुआ वो हमेशा आधा होता है, ये बात हमने भली भांति जान ली है। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। नियम नंबर 2 लिखें, रे का नियम नंबर 2, नियम सेकंड लिखें। यदि, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। यदि रे से पहले कोई आधा व्यंजन हो तो रे उसके पैरों में पदेन, पदेन रे कहते हैं, पदेन के रूप में लगता है। ये बात ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि रे से पहले कोई आधा व्यंजन है तो रे उसके पैरों में पदेन के रूप में लगेगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? रे खुद आधा है तो आगे वाले के ऊपर जाएगा। रे से पहले अगर कोई आधा है, रे से पहले अगर रे को आधा मिल गया ना, तो रे उसके पैरों में चला जाएगा। रे खुद पूरा है और रे से पहले अगर कोई आधा मिल गया तो रे उसके पैरों में चला जाएगा, और वो पैरों वाला रे होता तो पूरा ही है, हमें पता है कि रे पैरों में आया है, इसका मतलब रे पूरा था। ठीक है, तो रे का नियम है कि रे खुद आधा है तो अपने से आगे वाले के ऊपर जाएगा। अगर रे खुद खड़ा है, पूरा है, स्वर है उसमें, अगर उससे पहले अगर उसे कोई आधा मिल गया तो रे कहता है मैं तो सीधा आपके पैरों में आऊंगा। यानी पैर पड़े वो क्या होता है? पूरा होता है। जो पैर पड़ता है वो पूरा होता है, जो सिर चढ़ता है वो अधूरा होता है। ये बात आप ध्यान रखना। पैर पड़े पूरा, सिर चढ़े अधूरा। पैरों में जो लगा हुआ होता है, पैरों में जो लगा हुआ होता है, मैंने जैसे उदाहरण में शब्द लिखाए थे वो हम चर्चा में लेते हैं। जो पैरों में लगे हुए होते हैं उसे पहली बात तो पदेन रे कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है क्रिया, क्रिया, ये जो रे है, यहाँ पे रे हम क्या कहते हैं, इसमें रे आधा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे क आधा है।
क्रिया, इसका उच्चारण होना चाहिए क्रिया। अगर इसका उच्चारण ऐसे भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्रिया, 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 कै को थोड़ा क्रिया, क्रिया, ठीक है, क्रिया, रे पे मात्रा आ रही है क्रिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते, कोई उच्चारण में कोई भी फर्क नहीं है, उनका उच्चारण सेम होगा, लेकिन रे का नियम है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन रे का नियम है कि रे से पहले अगर कोई आधा आ गया तो रे सीधा क्या करेगा, उसके पैरों में चला जाएगा, उसकी क्या करेगा, पैरों में। अगर खुद आधा है तो आगे वाले के सिर पे, अगर खुद पूरा है उससे पहले अगर कोई आधा मिल गया उसे तो उसके पैरों में चला जाएगा, यहाँ से रे उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे शब्द बन जाता है क्रिया। ढाई अक्षर प्रेम के, जैसे एक शब्द होता है प्रेम, इसका उच्चारण मैं प्रेम ऐसा करूं तो भी एक ही बात है, प्रेम ऐसा करूं तो भी एक ही बात है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एक ही बात है, दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से लिख सकते हैं, एक ही उच्चारण है प्रेम, प्रेम, पै को थोड़ा रे पे मात्रा लगी हो, प्रेम, पेरम थोड़ी ना बोल रहे हैं हम, प्रेम, रे पे मात्रा दे रहे हैं, प्रेम, ठीक है, पै को थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, उच्चारण में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे कि रे का नियम है, रे का अपना खुद का नियम है कि रे से पहले अगर कोई आधा मिला तो रे सीधा पैरों में जाएगा। भाई रे क्या करेगा, यहाँ पे सीधा इसके पैरों में आ जाएगा, यहाँ पे शब्द बन जाएगा प्रेम, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे कि प्रकाश शब्द जो है इसमें आधा क्या है, प्रकाश। आप कहेंगे सर इसमें प्रकाश में पै आधा है और रे पूरा है, यानी जो पैरों में लगा हुआ होता है, रे की बात नहीं करा, कोई भी हो, पैरों में जो लगा हुआ होता है वो हमेशा पूरा होता है, और जो हमें पूरा दिखाई दे रहा होता है वो हमेशा आधा होता है। यहाँ पे पै आधा है और रे पूरा, प्रकाश। आपको बात शायद नहीं पच रही होगी, इसमें सर इसमें रे आधा हमने तो पढ़ा था, लेकिन नहीं, रे नहीं है, इसमें पै आधा है, प्रकाश, ठीक है। तो रे के नियम, अब रे से संबंधित देखिए मैं और बातें बता देता हूं, आप इसको यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिया होगा दोस्तों। अब देखिए हम अशुद्धियां कहां पे करते हैं। एक नाम देखा होगा चिन्ह, चिन्ह है आधा होता है, न पूरा होता है, चिन्ह ये शुद्ध होता है, एकदम अच्छे से शुद्ध होता है, क्योंकि है एक गोल घुमावदार वाला व्यंजन है। अगर इसे आधा करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, इसको हलंत लगाएंगे। ये देखो हमने गोल घुमावदार वाले में पढ़ा था, हल, यहाँ पे हल चिन्ह लगाया हुआ है आधा है चिन्ह। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं कुछ विद्वान, रे वाला नियम लगाते हैं कि रे से पहले अगर कोई आधा दिख जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी व्यंजन से पहले अगर कोई आधा दिख गया तो उसको पैरों में डाल देते हैं। तो आपने ऐसा भी देखा होगा, चिन्ह, चिन्ह, तो वो रे वाला नियम लगा देते हैं, तो ऐसा भी लिख देते हैं, तो सेकंड पे इसे शुद्ध मानेंगे, और फर्स्ट अगर प्राथमिकता किसी को पूछे तो ये शुद्ध माना जाएगा चिन्ह। प्राथमिकता हमें इसको देनी है क्योंकि गोल घुमावदार वाला व्यंजन है, और गोल घुमावदार वाले व्यंजन को अगर हमें शुद्ध लिखना है तो हम अगर उसे आधा करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ हलंत लगाएंगे, चिन्ह। और एक जैसे मैंने नाम लिखा था जिह्वा, जिह्वा ऐसा भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे रे वाला नियम लगाते हैं, रे का ही नियम है वो सिर्फ, कि रे से पहले अगर कोई आधा है तो रे उसके पैरों में चला जाएगा। तो यहाँ पे वे को इसके पैरों में है के पैरों में भेज देते हैं, तो जिह्वा। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें पूरा क्या है, तो इसमें पैरों में जो लगा होता है वो पूरा होता है, न पूरा है, यहाँ पर वह पूरा है, ठीक है। आपने नाम देखा होगा उद्देश्य, उद्देश्य, बिल्कुल सर ये शुद्ध मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि गोल घुमावदार वाला व्यंजन है, अगर इसे आधा लिखने की जरूरत पड़ती है, गोल घुमावदार वाले व्यंजन को आधा लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम सिर्फ और सिर्फ इसे हल ही तो लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे रे वाला नियम लगाते हैं कि रे से पहले अगर कोई आधा मिल जाता है तो उसको पैरों में डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दे को भी पैरों में डाल दिया और नाम इस प्रकार से उद्देश्य। हमें पता है दे ये वाला नीचे वाला पूरा है जो पैरों में लगता है। जैसे नाम लिखा आपने देखा होगा मिट्टी, और जैसे आपने नाम देखा होगा मिट्टी, ठीक है, दोनों शुद्ध हैं। ज़्यादा प्राथमिकता हम कहेंगे तो इसे ही मानेंगे। क्यों,
कि गोल घुमावदार वाला व्यंजन है। अगर इसे शुद्ध लिखने की जरूरत पड़ी, अगर हमसे पूछा जाए कि इसको और ज़्यादा शुद्ध लिखो, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, र वाला नियम लगाते हैं और पैरों में डाल देते हैं, और ठीक इस प्रकार ये जो मिट्टी इस प्रकार से लिख देते हैं, मिट्टी। मैं ना आपको नाम बताऊं, मैंने आपको नाम बताया था विद्यालय, 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 ये नाम होता है शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे हलंत, दे के नीचे हलंत लगाया है, इसका मतलब दे आधा है, और दे को अगर आधा करने की जरूरत पड़ती है तो हल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये लगाते हैं र वाला नियम, र वाला नियम लगाते हैं, वी, ये दे, फिर इसमें ये लगा देते हैं, या ले, ये विद्यालय। अगर इन दोनों में पूछे ना आपसे कि ज़्यादा शुद्ध कौन सा है, तो ज़्यादा शुद्ध हमें इसे ही मानेंगे, विद्यालय। हालांकि अब जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें ऐसा ही लिखा है, विद्यालय। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। शुद्ध हमने लिखा, बहुत सारे शब्द है दोस्तों, शुद्ध, शुद्ध, तो शुद्ध जो शब्द है इसमें ऐसा लिखेंगे तो शुद्ध है। अगर ध को रे वाले नियम के अनुसार लिखेंगे, शुद्ध, तो ऐसा लिख देंगे। तो अगर आप लिख भी रहे हैं रे वाले नियम से, तो इतना ध्यान रखें कि आप जो ये लिख रहे हैं नीचे, ये स्पष्ट नजर आना चाहिए। हम क्या करते हैं, शुद्ध ऐसे लिख देते हैं, शुद्ध, ये तो घ बन गया ना, ध स्पष्ट नजर आना चाहिए, सु, यहाँ पे ध स्पष्ट नजर आना चाहिए, यूं शुद्ध, ये होता है। और ज़्यादा शुद्ध माने तो ज़्यादा शुद्ध ये होता है। तो ठीक इस प्रकार से जो पैरों में कोई भी व्यंजन आपको दिखाई देता है वो हमेशा पूरा होता है। चाहे रे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो रे के नियम है, तभी तो ये इतनी गड़बड़ी हो रही है। ये सब रे के नियम है, लेकिन हम रे का नियम लगा के किसी और भी व्यंजन को लिख देते हैं। तो जो पैरों में होता है वो हमेशा पूरा होता है। बस एक बात ध्यान रखें, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, तो सिर नहीं चढ़ना चाहिए, सिर चढ़ा हुआ अधूरा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आगे भी इसी प्रकार आपको समझ में आता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज क्लास ज़्यादा हो गई है और बीच में छोड़ना भी उचित नहीं रहता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।